नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल अरविंद बिडलान क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने आए हैं और इस वीडियो में हम क्लास 9th की SST की एक बुक है लोकतांत्रिक राजनीति, जिसमें अध्याय 3 दिया हुआ है चुनावी राजनीति। तो आज हम इस वीडियो में चुनावी राजनीति चैप्टर को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे और आप बच्चे वहाँ से अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं जो आपके आने वाले एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा बेटा, क्योंकि वीडियो आप लोगों के बहुत लिए जो है काफ़ी बेनिफिशियल है। जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 3 चुनावी राजनीति। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो को। तो बेसिकली बच्चों देखो, जैसे यहाँ पे हमें एक सब हेडिंग दी गई है यहाँ पर, चुनाव क्यों। ठीक है, तो हम इसके सीधे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं जहाँ से नोट्स आपके बन सकते हैं और जहाँ से क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, जैसे यहाँ पर बताया गया है हरियाणा में 1987 में राज्य विधानसभा के चुनाव। ठीक है, तो हरियाणा में 1987 में क्या हुए थे, राज्य विधानसभा के चुनाव हुए थे। लेकिन साल 1982 में कांग्रेस पार्टी जो है वहाँ की सरकार की अगुवाई कर रही थी, परंतु 1987 से पहले साल 1982 में जो सरकार थी वो किसकी थी, वो कांग्रेस पार्टी की थी। ठीक है, आगे कहते हैं तब विपक्ष के नेता चौधरी देवीलाल ने न्याय युद्ध नामक आंदोलन का नेतृत्व किया। तो उस समय जो विपक्ष के नेता थे कौन थे, वो थे चौधरी देवीलाल। ठीक है, ये कौन थे, ये विपक्ष के नेता थे। और विपक्ष वो होता है बच्चों जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में होते हैं, जो अपनी सरकार नहीं बना पाते और ये गवर्नमेंट के कामों में दखल अंदाजी करते हैं, उनके कामों में रुकावट खड़ी करते हैं। और कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अगर कहीं गलत होती है तो विपक्ष जो है उस पर आक्रामक हो जाते हैं। तो चौधरी देवीलाल जो थे उस समय विपक्ष के नेता थे और उन्होंने न्याय युद्ध नामक एक आंदोलन किसके लिए, कांग्रेस पार्टी की जो उस समय सरकार थी उसके लिए चलाया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्वेश्चंस बना सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं आगे जहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ जैसे हमें हमारा टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है, जिसमें पूछा गया है चुनाव की ज़रूरत क्यों। ठीक है, चुनाव की ज़रूरत क्यों होती है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि चुनाव की हमें ज़रूरत क्यों है। तो चुनाव की ज़रूरत हमें इसलिए होती है प्यारे बच्चों, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, चुनाव की हमें ज़रूरत इसलिए है ताकि हम अपने प्रतिनिधि को, जो लोग होते हैं वो, ठीक है, वो अपने प्रतिनिधि को क्या करें, चुन सकें। ठीक है, और प्रतिनिधि को चुन सके, साथ ही साथ एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को हम चुनाव के माध्यम से हम अपने पसंद के प्रतिनिधि को चुन सकें और एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधि को चुन सकें। ठीक है, तो इस व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, इस व्यवस्था का नाम है चुनाव। ठीक है, हम अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुन सके और एक नियमित अंतराल पर हम अपने प्रतिनिधि को चुन सके। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा तो नहीं, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, राज्यसभा नहीं, हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं लोकसभा के साथ, हम लेते हैं यहाँ पे विधानसभा। ठीक है, क्या, विधानसभा। ठीक है, तो लोकसभा और विधानसभा, तो यहाँ पर लोकसभा और विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर इनके चुनाव जो है हर 5 साल बाद होते हैं। एक नियमित अंतराल के बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, जहाँ पर हम अपने प्रतिनिधि को अपने वोट के माध्यम से चुनते हैं। ठीक है, तो इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, चुनाव कहते हैं। आप देखा है, जैसे आपको पता है कि 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, अब साल 2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। ठीक है, तो एक नियमित अंतराल हो गया ना, 19 से 24 5 साल का वो नियमित अंतराल है। और उस नियमित अंतराल के बाद जो लोग हैं वो अपनी पसंद के प्रतिनिधि को चुनते हैं, जिसे चुनाव कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और है, ये देखिए यहाँ पर, तो चुनाव की ज़रूरत हमें क्यों है, एक जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया नियमित अंतराल के बाद। आगे देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और हमसे पूछा गया है, हमें बताया गया है, जिसमें बोला गया है हमें चुनाव की ज़रूरत
क्यों होती है। ठीक है, हमें चुनाव की ज़रूरत इसलिए है, देखिए चुनाव की ज़रूरत हमें इसलिए है ताकि हम अपने प्रतिनिधि को चुन सकें जो हमारे लिए काम कर सकें। ठीक है, और अगर अगर चुनाव ना हो या एक ऐसा लोकतंत्र हो जिसमें सारे लोग रोज़ बैठें, ठीक है, जिसमें लोग जो है वो रोज़ बैठें और मिलजुल कर फैसला लें। यदि सपोज़ कीजिए चुनाव नहीं होते हैं और हम ही सब लोग डेली बैठकर मिलजुल कर जो है बिना चुनावों के जो है लोगों का शासन संभव हो, जिसमें हम सभी लोग जो हैं चुनाव नहीं करते और आपस में मिल बैठकर जो है अपना शासन चलाते हैं। तो क्या ये संभव है कि रोज़ बैठकर हम जो है फैसले लें? ऐसा भी संभव नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तो संभव नहीं है कि हम रोज़ बैठें और मिलजुल कर जो है वो फैसले लें। हम अपने प्रतिनिधि को नहीं चुनें, केवल हम आपस में बैठ जाएं और मिलजुल कर जो है वो फैसले लें। ठीक है, या फिर क्या हो सकता है, बड़े समुदाय, जो बड़े समुदाय हैं, हम ये कह सकते हैं, देखिए हम कह सकते हैं क्या कि इस तरीके से अगर हम काम करते हैं, यदि हम आपस में मिलजुल कर काम करते हैं तो इस प्रकार हर फैसले का जो है हर मामले पर फैसले करने का ना तो हमारे पास समय होगा और ना ही हमारे पास ज्ञान होगा। ठीक है, अगर हम चलिए मिलजुल कर बैठ भी जाते हैं और फैसले लेते हैं तो इसके लिए हमारे पास समय भी होना चाहिए और हमारे पास ज्ञान भी होना चाहिए, जो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम एक नियमित अंतराल पर चुनाव करेंगे और उस चुनाव के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधि को चुनेंगे जो प्रतिनिधि हमारे लिए कार्य करेंगे। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए गए हैं, इन पर डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, चुनाव में मतदाता कई तरीके से चुनाव करते हैं। अब जो मतदाता होते हैं, मतदाता कौन होता है? मतदाता होता है मत को देने वाला, मत देने वाला। ठीक है, मत देने वाला। ठीक है, तो इसीलिए जो है चुनाव में मतदाता कई तरीके से चुनाव करते हैं। देखिए जैसे वे अपने लिए कानून बनाने वालों का चुनाव कर सकते हैं। ठीक है, तो मतदाता मतलब वोट देने वाला जो है वो चुनाव कर रहा है किसका? जिससे वो व्यक्ति जो है कानून बना सके, मतलब हम जिनको चुन रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या बनेंगे? कानून बनाएंगे। दूसरा, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वालों का चुनाव कर सकते हैं, मतलब जिनको हम चुन रहे हैं वो क्या बनाएंगे? गवर्नमेंट बनाएंगे और वो हमारे लिए बड़े फैसले लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, आगे कहता है वे सरकार और उनके द्वारा बनने वाले कानूनों को दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। मतलब लोग जो है, अगर हम अपनी बात करते हैं, हम एक ऐसी पार्टी को चुन सकते हैं, पार्टी का चुनाव कर सकते हैं जो सरकार बनाएगी और सरकार जो है वो क्या करेगी? लोगों के लिए कानून बनाएगी। ठीक है, तो कई बार हम चुनाव में भाग लेते हैं और चुनाव में जब हम वोट देने जाते हैं तो हम इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हैं। हम एक ऐसे प्रतिनिधि को चुनें जो हमारे लिए बड़े फैसले ले सके, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ों को, ज़रूरत की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला पॉइंट है, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या है। ठीक है, तो कुछ आधार है जिससे हम कह सकते हैं कि चुनाव अगर हैं हमारे देश में तो वो एक लोकतांत्रिक आधार प्रदान करते हैं। तो वो क्या है? ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ आधारों की बात की गई है। तो जैसे यहाँ पर पहला पॉइंट दिया गया है प्यारे बच्चों, पहला क्या है? पहला है हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो। ठीक है, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी के मत का मोल जो है वो समान हो। तो ये न्यूनतम शर्त हम कह सकते हैं कि चुनाव की न्यूनतम शर्त क्या है कि चुनाव की प्रक्रिया में हर कोई व्यक्ति शामिल हो सकता है, हर किसी को वोट डालने का मताधिकार, मतलब मत देने का अधिकार उसको है और उसका जो भी मत होगा उसका मोल जो है वो समान होगा दूसरे व्यक्ति से। ठीक है, यानी अगर कोई दो व्यक्ति वोट डाल रहे हैं तो दोनों का वोट एक ही काउंट होगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? दूसरा, चुनाव में विकल्प उपलब्ध हों, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आज़ादी हो,
वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। तो चुनाव में लोगों के पास विकल्प होने चाहिए। जब हम वोट देने जाते हैं तो जो लोग वोट देने जाते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास जो है ईवीएम मशीन पे कई सारे विकल्प होते हैं, तो उसी विकल्प के आधार पर वो व्यक्ति को वोट देते हैं। तो वहाँ पर विकल्प उपलब्ध होते हैं हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट आगे बोला गया है तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे। तो नियमित अंतराल पर जो है चुनाव का अवसर मिलता रहे। जैसे मैंने बताया हमारे देश में हर 5 साल बाद लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं, तो ये 5 साल क्या है, ये एक नियमित अंतराल ही है। ठीक है, चौथा लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का ही होना चाहिए। ठीक है, तो लोग जिसको चाहे उसी को वोट दे और वही व्यक्ति चुना जाए क्योंकि वो लोगों की पसंद का है। नेक्स्ट पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सके। तो चुनाव जो है वो बिल्कुल स्वतंत्र होने चाहिए और बिना किसी पक्षपात के निष्पक्ष होने चाहिए ताकि लोग उसी व्यक्ति को चुने जिसको वो पसंद करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें हैं प्यारे बच्चों जो चुनाव से संबंधित हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या बोला गया है यहाँ पर, यहाँ बताया गया है अगला पॉइंट है, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी है। देखिए प्रतिद्वंद्विता का मतलब अगर हम बोलें तो यहाँ प्रतियोगिता से ले सकते हैं। जैसे क्लास में बच्चों के बीच में कंपटीशन होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड आने का, अच्छा करने का। तो जिस तरीके से क्लास में कंपटीशन होता है वैसे ही राजनीतिक पार्टियों के बीच में भी कंपटीशन होता है। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टियों के बीच में कंपटीशन होना अच्छी बात है क्योंकि आपको पता है जितनी राजनीतिक पार्टियां होंगी उतना ही उनके अंदर कंपटीशन होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में कंपटीशन होना चाहिए क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के बीच में अगर कंपटीशन होगा तो राजनीतिक पार्टियां लोगों के बारे में सोचेगी और जो भी पार्टी चुनाव जीतकर आएगी वो पार्टी लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य ज़रूर करेगी, उनके हित के लिए करेगी। ठीक है, लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कार्य वो करेगी क्योंकि उसको पता है कि लोगों के पास कई सारे विकल्प हैं और अगर कोई दूसरा व्यक्ति आगे कोई दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है, कोई दूसरी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो क्यों चुनाव इसलिए जीतती है क्यों पार्टी, क्योंकि वो लोगों के लिए उसकी ज़रूरतों को पूरा कर रही है। और एक पार्टी जो है सपोज की अगर कोई दो पार्टी है ए बी सी डी, ये 4 पार्टी हैं, तो अगर ए पार्टी अपनी सरकार बना रही है और अगर ये लोगों की इच्छाओं के अनुरूप काम नहीं कर रही है, उनकी आवश्यकता के अनुरूप काम नहीं कर रही है, तो आने वाले चुनाव में इस पार्टी की जीतने की उम्मीद बहुत कम रह जाएगी। ठीक है, क्योंकि लोगों के पास यहाँ क्या है, यहाँ 3 विकल्प और भी हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इसे कह सकते हैं कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी होती है क्योंकि यहाँ लोगों के पास विकल्प होता है और जो पार्टी होती है उस पर क्या होता है, उस पर एक प्रेशर बना रहता है कि उसे लोगों के लिए काम करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं, यहाँ पर लाइन बहुत अच्छी लिखी हुई है, उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता जो है उम्मीदवारों के बीच वो होती है। ठीक है, और अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं रहेगी तो चुनाव जो है वो बेईमानी हो जाएगी। तो निर्वाचन क्षेत्र का जो स्वरूप है उम्मीदवारों के बीच प्रतिद्वंद्विता हो जाती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि भाई अगर जहाँ जितने भी निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर उम्मीदवारों के बीच जो है वो प्रतिद्वंद्विता रहेगी और अगर प्रतिद्वंद्विता नहीं होगी तो वहाँ पर चुनाव जो है क्या हो जाएंगे, वो बेईमानी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, सीधा चलते हैं। यहाँ देखिए ये कुछ हमें पोस्टर बताए गए हैं, देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं, इस पोस्टर के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है। देखिए यहाँ पर ये कौन है, ये वो व्यक्ति है जो चुनाव में खड़ा हुआ है। ठीक है, ये क्या कहता है, ये लोगों को बता रहा है कि मेरे पास योजनाएं हैं, घोषणाएं हैं और वादे हैं। और ये दूसरा व्यक्ति कौन है, ये मतदाता है। ठीक है, ये कौन है, ये मतदाता है जो कहता है कि मेरे पास वोट की पावर है। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये व्यक्ति लोगों के लिए कार्य नहीं करेगा तो आने वाले चुनाव में ये वोट नहीं पाएगा। तो लोगों के पास क्या है, वोट की पावर है। ठीक है, ये अपने वोट की पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं मतदाता। ठीक है बच्चों, और इस वाले कार्टून में देखिए, यहाँ अगर मैं इस कार्टून की बात करता हूँ, दूसरे वाले कार्टून में देखिए यहाँ पर ये देखिए इधर ये
एक नेता है जिसके पास प्रॉमिसेस का जो है एक थैला भरा हुआ है, और यहाँ देखिए वोटर है। तो ये नेता क्या करते हैं, अपने प्रॉमिसेस के माध्यम से लोगों को अपनी तरफ खींचते हैं कि हम चुनाव जीतने के बाद आपके लिए बिजली फ्री कर देंगे, हम चुनाव जीतने के बाद आपके बच्चों की पढ़ाई को आसान कर देंगे, उनको लैपटॉप देंगे, युवा को जो है रोज़गार देंगे। तरह तरह की योजनाएं और जो है वादे होते हैं, इनके पास प्रॉमिसेस होते हैं, जिससे वोटर जो है इनके पीछे खींचा चला आता है। ठीक है बच्चों, तो इस कार्टून से आप समझ सकते हैं। चलते हैं आगे। तो देखिए आगे बताया गया है हमारी चुनाव प्रणाली क्या है। ठीक है, तो हमारी चुनाव प्रणाली, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हमारे देश में जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, ठीक है, दो तरीके से चुनाव होते हैं प्यारे बच्चों, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष चुनाव वो होते हैं जिसमें हम लोग वोट देते हैं, जैसे लोकसभा के और विधानसभा के जो चुनाव हैं ये प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जिसमें हम लोग वोट देते हैं और अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। परंतु अप्रत्यक्ष जो चुनाव होते हैं ये चुनाव वो होते हैं जिसमें हम लोग वोट देते हैं अपने प्रतिनिधि को, और प्रतिनिधि जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति को वोट देता है। ठीक है, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे राष्ट्रपति के चुनाव। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव। तो राष्ट्रपति के चुनाव क्या है, ये राष्ट्रपति के चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति के चुनाव में वोट देते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष चुनाव में हम डायरेक्ट जाते हैं और वोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसे ऐसे समझ सकते हैं हमारे देश में दो तरीके के चुनाव हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ठीक है, देखिए आगे देखिए, यहाँ देखिए यहाँ बताया गया है हमारे यहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया है लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है हर 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, 5 साल के बाद चुने गए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है, और 5 साल बाद जो है जो भी प्रतिनिधि चुने जाएंगे उनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। लोकसभा या बोले विधानसभा 5 साल बाद भंग हो जाती है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा भी है लोकसभा और विधानसभा भंग हो जाती है। फिर भी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे अंतराल पर अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे हम आम चुनाव कहते हैं। तो कहते हैं कि हर 5 साल बाद जो चुनाव होंगे प्यारे बच्चों वो कौन से होंगे, वो आम चुनाव होंगे। ठीक है, कौन से होंगे, आम चुनाव। जो हर 5 साल बाद होंगे वो आम चुनाव होंगे। ठीक है, जैसे साल 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए थे, और अब साल 2024 में जो लोकसभा के चुनाव होंगे, तो 2019 और 2024 में जो चुनाव होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, आम चुनाव बोलेंगे। ठीक है, आम चुनाव। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि आम चुनाव और उपचुनाव क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको आम चुनाव का बताया वैसे ही उपचुनाव होता है। तो उपचुनाव हम किसे कहते हैं, जब कोई प्रतिनिधि जीतने के बाद, है ना, सपोज कीजिए कोई प्रतिनिधि जीत गया है, जीतने के बाद वो अपने पद से त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कोई प्रतिनिधि जीत गया है, जीतने के बाद वो अपनी सीट से त्यागपत्र दे देता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस प्रतिनिधि की मृत्यु या त्यागपत्र के बाद उसकी जो सीट होगी वो क्या हो जाती है, वो खाली हो जाती है। तो उस खाली सीट को भरने के लिए फिर से क्या होते हैं, चुनाव होते हैं, और उन चुनावों को हम बोलते हैं प्यारे बच्चों उपचुनाव। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, उपचुनाव। ठीक है, तो उपचुनाव तब होते हैं जब प्रतिनिधि या तो त्यागपत्र दे देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, और इन दोनों ही कंडीशन में उसकी सीट खाली हो जाती है, तो उस सीट को भरने के लिए फिर से चुनाव होते हैं, जिसे उपचुनाव कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये उपचुनाव और आम चुनाव इम्पॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों को समझ में आ रहा होगा। बेटा वीडियो आपको कैसी लग रही है अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, और जो बच्चे चैनल से नहीं जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए बेटा। चलिए अब हम आगे बात करते हैं चुनाव क्षेत्र की। ठीक है, तो चुनाव क्षेत्र क्या होता है, हम सीधे इसके पॉइंट पे चलते हैं बच्चों। यहाँ देखिए यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बांट लिया गया है जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र क्या है, निर्वाचन क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां चुनाव होते हैं और चुनाव कराने के उद्देश्य से देश को अनेक निर्वाचन क्षेत्रों में बांट लिया जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं हमारे देश के निर्वाचन क्षेत्र की, तो देखिए यहाँ क्या है, जैसे हम अगर बात करते हैं लोकसभा की, ठीक है,
लोकसभा की। तो लोकसभा में कुल जो निर्वाचन क्षेत्र है वो है 543, ठीक है। 543 सीट्स हैं लोकसभा की, ठीक है। तो हमारे देश में, हमारा देश जो है कुल इतने निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है, और साल 2024 में जो चुनाव होंगे लोकसभा के वो इसी निर्वाचन क्षेत्र पर ही होंगे, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो जो भी क्षेत्र में मतदाता रहता है वो अपने प्रतिनिधि को अपने वोट से जो है चुनता है। और मैंने आपको बताया लोकसभा में जो चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं प्यारे बच्चों, वो होते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जैसे भी मैंने आपको बताया। हर क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि को संसद सदस्य कहते हैं। तो लोकसभा से जो भी प्रतिनिधि चुना जाएगा उसे क्या बोला गया है, उसे संसद सदस्य बोला गया है, संसद सदस्य, ठीक है, जिसको हम एमपी भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे कहता है लोकतांत्रिक चुनाव की एक विशेषता है कि हर वोट का मूल्य बराबर होता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि हमारे देश में चुनाव होते हैं उसमें अगर कोई भी वोट डालता है तो उसका वोट एक ही काउंट होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारे लोकतांत्रिक चुनाव की विशेषता भी यही है कि वोट का जो मूल्य है वो बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है इसी प्रकार प्रत्येक राज्य को उसकी विधानसभा सीट के हिसाब से बांटा गया है, ठीक है। तो जिस तरीके से लोकसभा की सीटों को बांटा गया है उसी तरीके से विधानसभा की सीटों को भी बांटा गया है। और हम कह सकते हैं कि विधानसभा मतलब इन सीटों से निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधि को विधायक कहते हैं। तो विधानसभा से जो प्रतिनिधि चुन कर आता है, विधानसभा से जो प्रतिनिधि चुन के आता है उस प्रतिनिधि को हम एमएलए मतलब विधायक बोलते हैं, ठीक है। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी हिंदी में इसको विधायक बोला जाता है। तो हमारे देश में विधानसभा और लोकसभा का जो टाइम पीरियड है वो 5 साल का है, ठीक है। 5 साल तक ये कार्य करती है और 5 साल बाद ये भंग हो जाती है, दोनों लोकसभा और विधानसभा, फिर से इनके चुनाव होते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। तो देखिए यहाँ पर आगे बताया गया है पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में भी यही तरीका अपनाया जाता है। प्रत्येक पंचायतों को कई वार्डों में बांटा जाता है और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र होते हैं। प्रत्येक वार्ड से पंचायत या नगर पालिका के लिए एक सदस्य का चुनाव होता है। कई बार निर्वाचन क्षेत्रों को सीट भी कहते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि निर्वाचन क्षेत्र जो है हम उसे एक आम बोलचाल में निर्वाचन जो क्षेत्र है हम उसे सीट भी बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, ठीक है। आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है, आरक्षित मतलब होता है कि जब संविधान बनाने वाले संविधान बना रहे थे, जो संविधान निर्माता थे, तो उनको ये पता था कि राजनीति में जो दलित लोग हैं, दलित जिन्हें हम SC ST कहते हैं, तो अगर ये दलित लोग हैं इनकी स्थिति को अगर हमें मजबूत करना है तो हमें राजनीति में अवसर देने पड़ेंगे। तो राजनीति में अवसर देने के लिए इनकी सीट्स को क्या किया, आरक्षित कर दिया गया। इनकी सीट को क्या कर दिया गया, आरक्षित कर दिया गया कि ये इन सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं और उस सीट पर केवल और केवल SC चुनाव लड़ेंगे, जनरल जो है उस पर चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया प्यारे बच्चों कि हमारी टोटल जो सीट है निर्वाचन क्षेत्र की वो 543 है। तो 543 सीटों में से 84 सीट्स जो है वो किसके लिए है, 84 सीट्स जो है वो SC कैटेगरी के लोगों के लिए चुनाव लड़ने की, और इसमें से 47 सीट्स जो है वो किसके लिए है, वो है ST लोगों के लिए चुनाव लड़ने की, ठीक है। तो संविधान निर्माताओं ने इनको चुनाव लड़ने के लिए अवसर प्रदान किए हैं। तो 543 में से 84 सीटों पर SC कैंडिडेट और 543 में से 47 सीटों पर ST कैंडिडेट चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी 412 जो सीट्स हैं वो किसके लिए हैं, वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, ठीक है बच्चों। वो किसके लिए हैं, जनरल कैटेगरी के लिए। तो इस तरीके से चुनाव जो है सीट्स को जो है हमने SC ST और जनरल में बांटा है, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए हमने इनके निर्वाचन क्षेत्रों को आरक्षित कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ बताया भी गया है चुनावी मुकाबले में कुछ कमजोर समूहों के लोग लोकसभा और विधानसभा में पहुंच नहीं पाए। संभव इन चुनाव लड़ने और जीतने के लायक जरूरी साधन, शिक्षा और संपर्क उनके पास नहीं है। तो इन्हीं लोगों को आगे चुनाव में खड़े होने के लिए सरकार, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने
जो है उनको कुछ अधिकार दिए ताकि वो चुनाव लड़ सके। ठीक है बच्चों, इनकी सीट्स मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो एससी मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित, एसटी मतलब अनुसूचित जनजाति, और एससी मतलब अनुसूचित जाति। तो एससी हो गए अनुसूचित जाति, तो इनकी लोकसभा में 84 सीट्स रिजर्व है, और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी, इनकी लोकसभा में 47 सीट्स रिजर्व है। ठीक है, जिन पर ये चुनाव लड़ते हैं। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर दिया गया है, ये कब से है, 26 जनवरी 2019 से ये स्थिति है। 84 सीट्स एससी लोगों के लिए और 47 सीट्स एसटी लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ देखिए, तो ये देखिए यहाँ पर निर्वाचन क्षेत्र आप देख सकते हैं। तो यहाँ नक्शे में देखिए दिखा रखा है, सामान्य 412 है, आरक्षित 84 है, और आरक्षित जो है अनुसूचित जनजाति 47 है। ठीक है, तो पूरे देश का जो है 543 में इस तरीके से निर्वाचन क्षेत्र में हमने बांटा गया। तो देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है कि वो राज्य कौन सा है जिसकी लोकसभा की सीटें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट किस राज्य में है, तो उसका आंसर होगा प्यारे बच्चों उत्तर प्रदेश, यूपी। इसकी लोकसभा की सीट सबसे ज़्यादा है, पूरे सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट उत्तर प्रदेश की है, और वो है 80। ठीक है, और अगर हम उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो राज्यसभा की सीटें, ये तो मैंने आपको बताया लोकसभा की, ये किसकी है, लोकसभा की। ठीक है, और अगर मैं राज्यसभा की बात करता हूँ, तो राज्यसभा की सीटें जो है उत्तर प्रदेश में कितनी है, 31। ठीक है, राज्यसभा की है 31। तो लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में 31 सीटें। तो सबसे ज़्यादा जो है सीट्स जो है लोकसभा की यूपी में ही है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इधर देखिए इनके आरक्षण निर्वाचन क्षेत्रों को दिखाया गया है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है उत्तर प्रदेश की, देखिए उत्तर प्रदेश की सीट्स जो है वो कितनी है, 80 सीट है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए 1/3 सीट्स जो है वो महिलाओं के लिए भी रिजर्व की गई है, महिलाओं के लिए रिजर्व की गई है। कहाँ पर, स्थानीय चुनाव में। ठीक है, स्थानीय चुनाव, स्थानीय चुनाव मतलब जो लोकल गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, जिसमें पंचायत हो गए और जो नगर निगम के चुनाव हो गए, नगर निगम के जो चुनाव हो गए, उनमें महिलाओं को 1/3 सीट्स जो है वो आरक्षित की गई है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। आगे है मतदाता सूची। देखिए मतदाता सूची क्या होती है, मतदाता सूची वो सूची होती है जिसमें वोट देने वाले का नाम होता है। सूची मतलब लिस्ट। ठीक है, लिस्ट, और मतदाता मतलब वोटर, तो हम इसको बोल सकते हैं वोटर लिस्ट। ठीक है, तो वह लिस्ट जिसमें वोटर का नाम होता है उसे वोटर लिस्ट बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लोकतांत्रिक चुनाव में मतदान की योग्यता रखने वालों की सूची चुनाव से पहले तैयार कर ली जाती है। ठीक है, और हर किसी को दे दी जाती है। इस सूची को आधिकारिक रूप से मतदाता सूची कहते हैं और आम बोलचाल में से वोटर लिस्ट कहते हैं। तो वोटर लिस्ट वही लिस्ट होते हैं जिसमें मतदाता के नाम होते हैं। ठीक है, और ये लिस्ट इसलिए भी ज़रूरी होती है क्योंकि इसमें मतदाताओं को जो है उनके बारे में ब्यौरा दिया होता है, किनको वोट देने हैं। ठीक है, तो इस मतदाता सूची को जो है चुनाव आयोग समय समय पर अपडेट करता है, और इनमें जो है नामों को जोड़ा जाता है, और कुछ नाम जो है काट दिए जाते हैं। जो जैसे अगर कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो उसका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाता है, और जो व्यक्ति 18 साल का हो गया है, वोट देने की उम्र में आ गया है, उसका नाम ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आई बात। देखिए यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट एक टर्म और है जहाँ से क्वेश्चन बनता है, वो है ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, इसे इसका क्या मतलब होता है प्यारे बच्चों। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज़्यादा है, 18 से ज़्यादा, 18 साल या उससे ज़्यादा है, चाहे वो व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट का हो, गरीब हो, ठीक है, अमीर हो, कैसा भी वो व्यक्ति हो, वो व्यक्ति वोट डालने का अधिकार रखता है। अगर कोई व्यक्ति, चाहे उसकी धर्म कोई भी हो, उसकी कास्ट कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, दिव्यांग हो, कोई भी हो, वो व्यक्ति अगर एज 18 साल उस व्यक्ति की है तो वो व्यक्ति सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से अपना वोट
डाल सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम बोलते हैं सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ठीक है, तो यहाँ पर इन्हीं के बारे में बताया गया है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के बारे में ही। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ बता भी रखा है हमें, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि कितने एज के व्यक्ति को जो है वोट डालने का अधिकार है। तो हमारे देश में जो है वो 18 वर्ष उससे ऊपर के सभी नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। नागरिकों की जाति, धर्म, लिंग चाहे जो भी हो वो वोट डाल सकता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो पहले हमारे देश में वोट डालने की एज जो थी प्यारे बच्चों वो 21 साल हुआ करती थी, परंतु एक संशोधन होता है, 61वां संशोधन जो होता है साल 1988 में। ये 61वां संशोधन होता है साल 1988 में, जिसमें वोट डालने की जो उम्र है वो 21 से हटाकर कर दी जाती है 18 साल। ठीक है, तो साल 1988 में एक 61वां जो है वो संविधान संशोधन होता है, जिसमें 21 साल की उम्र वोट डालने की हटाकर 18 साल कर दी जाती है और हर व्यक्ति जो 18 साल का है वो वोट डाल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है, वोट डालने की एज क्या है हमारी 18 साल होनी चाहिए, तभी हम वोट डाल सकते हैं। ठीक है मेरे बच्चों, तो इसमें बताया गया है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है, अपराधियों और दिमागी संतुलन वाले लोगों को वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। मतलब कुछ जो अपराधी होते हैं, जो क्रिमिनल व्यक्ति होते हैं, जो जिनका मानसिक संतुलन बिगड़ा होता है, उनको वोट देने के अधिकार से वंचित किया गया है। बाकी सभी जो है वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, हर अगले चुनाव में नए लोग मतदाता की उम्र तक आ जाते हैं, इसीलिए हर चुनाव से पूर्व मतदाता सूची को सुधारा जाता है। तो मतदाता सूची जो है वो समय समय पर सुधारी जाती है। कुछ लोग चुनाव की एज जो होती है उसमें आ जाते हैं और कुछ लोग जिनकी डेथ हो जाती है उनका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, और कुछ लोग जो 18 साल के हो जाते हैं उनका नाम मतदाता सूची में डाल दिया जाता है। तो इस तरीके से मतदाता सूची जो है वो अपडेट की जाती है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। आगे देखिए, आगे क्या बताया गया है। पिछले कुछ चुनावों में फोटो पहचान पत्र की नई व्यवस्था लागू की गई है। ठीक है, फोटो पहचान पत्र जो वोट देने जाते हैं उनका एक आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड, जिसको हम बोलते हैं फोटो पहचान पत्र। ठीक है, तो उस फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की गई है। सरकार ने मतदाता सूची में दर्ज सभी लोगों को यह कार्ड देने की कोशिश की है। वोट देने जाते समय मतदाताओं को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है। तो जो भी वोट देने जाएगा वो ये पहचान पत्र साथ रखता है और उसी पहचान पत्र को देखकर उसको वोट डालने की अनुमति दी जाती है। ठीक है, आगे कहता है जिससे किसी, अगर देखो यहाँ पे इसने बताया जैसे वोट देने जाते समय मतदाता को यह पहचान पत्र साथ रखना होता है, जिससे किसी एक वोट को कोई दूसरा ना डाल दे। पर मतदान के लिए यह कार्ड अभी तक अनिवार्य नहीं हुआ है। ठीक है, आगे कहता है वोट देने के लिए मतदाता राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे पहचान पत्र भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अगर किसी के पास वोटर आईडी किसी का गुम हो जाता है या उसको नहीं मिलता है और इलेक्शन वाले दिन वो अपना राशन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस जो है ले जा सकता है, वो भी एक तरह का उसका पहचान पत्र होता है, उसकी आईडी प्रूफ होती है और वो वोट डाल सकता है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं उम्मीदवारों का नामांकन। उम्मीदवारों का नामांकन क्या होता है? देखिए बेटा, जब भी कोई कैंडिडेट, कोई उम्मीदवार चुनाव में खड़ा होता है तो चुनाव में खड़ा होने पर उसको नामांकन फॉर्म भरना पड़ता है। ठीक है, चुनाव आयोग उससे नामांकन फॉर्म भरवाता है। ठीक है, क्या भरवाता है? नामांकन फॉर्म भरवाता है। इस नामांकन फॉर्म में वो उम्मीदवार अपनी सारी डिटेल लिखता है, जैसे उसकी शिक्षा, ठीक है, उस पर कोई आपराधिक मामले तो नहीं है, आपराधिक केस, ठीक है, इसके बाद संपत्ति का ब्यौरा। तो ये जितने भी चीज़ें हैं ये सब उम्मीदवार को एक नॉमिनेशन फॉर्म में भरी जाती है और इस नॉमिनेशन फॉर्म को चुनाव आयोग द्वारा जो है वो उम्मीदवार से भरवाया जाता है। परंतु इसके साथ साथ कुछ कंडीशन जो है और भी होती है चुनाव लड़ने की। वो क्या होती है? देखिए, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहता है, चुनाव में खड़ा होना चाहता है, तो उसकी जो है न्यूनतम उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए।
ठीक है। अगर उसकी न्यूनतम उम्र 25 साल है, कम से कम 25 साल है, तो चुनाव में खड़ा हो सकता है। और वोट डालने की उम्र जो है वो कम से कम 18 साल होनी चाहिए और उम्मीदवार बनने की उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव होते हैं तो उस लोकसभा चुनाव में अगर कोई व्यक्ति खड़ा होगा तो उसकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चों। तो अगर कोई चुनाव में खड़ा होना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, परंतु इसमें भी कुछ शर्त है। वो क्या है कि उम्मीदवार बनने में भी अपराधी वगैरह पर जो है वो रोक है। तो जो क्रिमिनल लोग हैं वो चुनाव जो है वो नहीं लड़ सकते, उन पर पाबंदी लगा दी जाती है। ठीक है, तो ये एक तो कंडीशन ये हो गई उम्र। दूसरा क्या होता है कि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं और जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह समर्थन मिलता है। पार्टी के मनोनयन को बोलचाल की भाषा में टिकट कहते हैं। तो जो उम्मीदवार जिस पार्टी से खड़ा होता है उस पार्टी से उसको टिकट दिया जाता है और पार्टी से टिकट मिलने के बाद उम्मीदवार जो चुनाव लड़ने वाला जो इच्छुक उम्मीदवार है वो एक नामांकन फॉर्म भरता है, जिसे हम जो है नामांकन नॉमिनेशन फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक नॉमिनेशन फॉर्म को दिखाया गया है। ये क्या है, ये नॉमिनेशन फॉर्म है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये इस तरीके से नॉमिनेशन फॉर्म वो कैंडिडेट, वो उम्मीदवार चुनाव जिसे लड़ना है वो भरता है। ठीक है, तो ये नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, और नॉमिनेशन फॉर्म के साथ कुछ जो है कैश, कुछ रकम जो है उस उम्मीदवार को जमा करानी पड़ती है। ठीक है, समझ में आई बात। तो कुछ उम्मीदवार जो हैं जो भी फॉर्म भरते हैं उनको कुछ रकम जो है वो जमा करानी पड़ती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं। उम्मीदवारों को कुछ नॉमिनेशन फॉर्म भरते समय कुछ विवरण देना पड़ता है। क्या, तो जब भी कोई व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है और उसको नॉमिनेशन फॉर्म भरना होता है तो उसे कुछ डिटेल भरनी होती है। जैसे पहली, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, तो उसे अपने ऊपर जो भी उसके गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं उनकी डिटेल लिखनी पड़ती है कि उसके ऊपर चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, कितने केस जो उसके ऊपर चल रहे हैं। दूसरा, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा देना होता है। तो जो उम्मीदवार चुनाव के लिए खड़ा हो रहा है उसे एक ब्यौरा देना पड़ेगा अपनी संपत्ति का और उसके ऊपर कितनी देनदारी है, ये सब ब्यौरा उसे देना पड़ेगा। ठीक है, और उम्मीदवार को अपनी शैक्षिक योग्यता भी बतानी पड़ेगी कि वो कितना पढ़ा लिखा है। तो ये जो कुछ कंडीशंस होती हैं जो उम्मीदवार को नॉमिनेशन फॉर्म में भरनी होती है। ठीक है, और ये किसके आदेश पर, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर व्यवस्था को लागू किया गया है ताकि चुनाव में कोई ऐसा कैंडिडेट ना खड़ा हो जो आपराधिक प्रवृत्ति का हो। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवार को नॉमिनेशन फॉर्म में जो है ये सारी चीज़ें भरने के लिए बोली हैं। ठीक है, और बाद में जब अगर ये कोई उम्मीदवार इसको भर देता है, इन सभी सूचनाओं को भर देता है, तो इन सूचनाओं को फिर सार्वजनिक किया जाता है जिससे मतदाताओं को उम्मीदवार के बारे में जो है सूचना मिल जाती है और वो अपना फैसला चुनाव में वोट देते समय करते हैं। ठीक है, कि किसको उन्हें वोट देना है और किसको नहीं देना। ठीक है बच्चों, आगे देखो, आगे कहता है चुनाव अभियान। चुनाव अभियान जो होता है, चुनाव अभियान में जब नॉमिनेशन फॉर्म भर दिया जाता है तो उसके बाद एक अभियान शुरू हो जाता है, चुनाव अभियान। और चुनाव अभियान में क्या होता है, पार्टी जो है अपनी रैली निकालती है। ठीक है, अपनी रैली निकालती है, लोगों तक पहुंचती है, उनके सामने अपनी बातें रखती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है राजनीतिक पार्टियां जो है बड़ी बड़ी रैली निकालती है और लोगों तक जो है वो अपनी बातों को रखती है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। यहाँ जैसे बताया गया है, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने पर मतदान की तारीख के बीच अंतिम तौर पर 2 सप्ताह का चुनाव प्रचार के लिए जो दिया जाता है। तो 2 सप्ताह के लिए पार्टियों को चुनाव प्रचार का समय दिया जाता है। इस अवधि में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों के साथ सक्रिय होती है। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव से जुड़ी बहस और खबरें होती है। ठीक है, तो ये 2 सप्ताह का जो समय चुनाव प्रचार के लिए जाता है जिसमें चुनाव जो पार्टियां हैं वो रैलियाँ निकालती है, भाषण देती है, लोगों से जा के जो है वोट मांगने की अपील करती है, अपनी पार्टियों के जो पॉम्पलेट्स जो है लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो है ये चुनाव प्रक्रिया में रैलियाँ निकाली जाती हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ देखिए, जैसे मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ कि कुछ चुनाव हुए थे, जैसे उन चुनाव रैलियों में कुछ जो है वो
कहते हैं नारे भी दिए गए हैं। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनता है, आप बच्चे बहुत ध्यान से देखिएगा। तो जैसे ही क्या बताया गया, साल 1971 में लोकसभा, तो जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है प्यारे बच्चों, इसमें देखिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी की सरकार थी उस समय, कांग्रेस वाली। ठीक है, 1977 में लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण जो जनता पार्टी से थे, उन्होंने लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया। ठीक है, क्योंकि उस समय आपातकाल का जो है वो माहौल था, और उस समय जो आपातकाल के दौरान जो भी जातियाँ हुई थी उनको समाप्त करने के लिए जो है ये लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया गया। नेक्स्ट आगे कहते हैं, 1977 में वामपंथी दलों ने पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें जमीन जोतने वालों को इस तरीके का नारा दिया। ठीक है, और आगे जो है 1983 में आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एनटी रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। तो आपसे यहाँ इस तरीके से शॉर्ट क्वेश्चंस में या मैचिंग में सवाल यहाँ से पूछ सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो आपको बताया जा रहा है, क्या कहता है इसमें, कहता है उम्मीदवार या पार्टी से ये सब जो है काम नहीं कर सकती। कोई भी उम्मीदवार, कोई भी पार्टी है, वो चुनाव के दौरान ये सब काम नहीं करती, क्योंकि चुनाव आयोग इस तरीके के कामों पर नज़र रखते हैं। क्या? जैसे मतदाता को प्रलोभन देना। ठीक है, तो उम्मीदवार पार्टी जो है ये सब काम नहीं कर सकती। जैसे पहला है मतदाता को प्रलोभन देना, घूस देना या धमकी देना। तो कोई भी उम्मीदवार या कोई पार्टी है वो इस तरीके के काम चुनावी प्रचार के दौरान नहीं कर सकती। ना मतदाताओं को जो है वो लालच दे सकती है, और ना ही उसे घूस या धमकी दे सकती है। उनसे जातीय धर्म के नाम पर वोट मांगना, ये भी गलत है, और इस तरीके का काम किसी भी पार्टी या चुनाव में उम्मीदवार जो है वो नहीं कर सकते। चुनाव अभियान के दौरान सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल करना, इस तरीके का काम भी जो है उम्मीदवार नहीं कर सकते। और लास्ट है, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख और विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करना। तो ये रकम, ये जो राशि दी गई है, ये लोकसभा चुनाव की, मतलब 25 लाख रुपए तक कोई कैंडिडेट लोकसभा चुनाव में और 10 लाख रुपए तक कोई कैंडिडेट विधानसभा चुनाव में खर्च कर सकता है, अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए गए। ठीक है, अगर कोई उम्मीदवार इन मामलों में दोषी पाया जाता है, कोई दोषी पाया गया, तो चुने जाने के बाद, मतलब चुनाव जीतने के बाद भी चुनाव रद्द हो सकते हैं। कोई अगर कैंडिडेट है वो चुनाव जीत गया है और बाद में वो इनमें से किसी भी एक मामले में दोषी पाया गया, तो चुनाव जीतने के बाद जो है उसका चुनाव रद्द हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कहता है, इन कानूनों के अलावा हमारे देश में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। आचार संहिता क्या है? ये एक तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट होता है, जो चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान लगाया जाता है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव के दौरान लगाया जाता है। ठीक है, ताकि पार्टियां और उम्मीदवार जो है इसी कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से काम कर सके। ठीक है, तो जैसे पहला क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, ये आचार संहिता क्या है ये? जैसे पहला, चुनाव प्रचार के लिए किसी भी धर्मस्थल का उपयोग, कोई भी धर्मस्थल का उपयोग जो है नहीं करेगा। सरकारी वाहन, विमान और अधिकारियों का चुनाव में उपयोग, किसी भी तरह के सरकारी वाहन, सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल, अधिकारियों का इस्तेमाल चुनाव में नहीं किया जाएगा। जब चुनाव की अभिघोषणा हो जाने के बाद मंत्री किसी बड़ी योजना का शिलान्यास या बड़े नीतिगत फैसले लोगों को सुविधा देने वाले वादे नहीं कर सकते। जब चुनाव की अभिघोषणा हो जाती है तो कोई भी मिनिस्टर किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता, ना ही कोई बड़ा नीतिगत फैसला जो है, कोई सुविधा जो है वो लोगों सुविधा के वादे जो है वो लोगों को नहीं दे सकता। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, आचार संहिता होती है जिसका जो चुनाव आयोग लगाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा बेटा। और यहाँ देखिए, यहाँ पर आगे बताया गया है मतदान और मतगणना। ठीक है, अब मतदान का मतलब होता है वोट। ठीक है मेरे बच्चों, वोट। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा आपको, हर साल हम 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं बच्चों। क्यों? ताकि हम अपने वोटर्स को अवेयर कर सकें। ठीक है, और वो वोट जाकर दे सकें।
ठीक है। तो मतदान का मतलब होता है मतदान, मतलब वोट देना, और वोट कौन देगा, वो देगा मतदाता। ठीक है। तो मतदाता जब वोट देता है और वोट देने के बाद जो है एक मतलब एक प्रोसेस शुरू हो जाता है वोट गिनने का। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है चुनाव का आखिरी चरण मतदाताओं द्वारा वोट देना होता है। ठीक है। और इस दिन आम तौर पर चुनाव का दिन, ठीक है, चुनाव का दिन कहते हैं। तो वो क्या है, वो चुनाव का दिन होता है जिस दिन मतदाता वोट देता है। मतदाता सूची में नाम वाला हर व्यक्ति अपने इलाके में स्थित मतदान केंद्र पर जाता है। यह अस्थायी तौर पर स्थानीय स्कूल या किसी सरकारी इमारत में बना होता है। जब मतदाता मतदाता केंद्र में हो जाता है तो चुनाव अधिकारी उसकी पहचान कर उसकी अंगुली पर एक काला निशान लगा देते हैं और उसे वोट डालने की अनुमति देते हैं। सभी उम्मीदवारों के एजेंटों को मतदान केंद्र के अंदर बैठने की इजाज़त होती है जिससे वे देख सके कि चुनाव ठीक ढंग से हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो चुनाव का एक प्रोसेस चलता है। ठीक है। और जो भी वोट दे देता है उसकी उंगली पर एक काला निशान लगा दिया जाता है जिससे पता लग जाए कि उसने वोट दे दिया है। पहले मतदाता एक मतपत्र पर अलग अलग छपे उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह में से अपनी पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर अपनी पसंद जाहिर करते थे। अब मतदान केंद्र के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होने लगा है। ठीक है। तो अब जो है वो ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो आ गई है। पहले कागज़ पर मतदाता क्या करता था, मोहर लगा देता था, परंतु अब ईवीएम का इस्तेमाल जो है चुनाव में होने लगा है। ठीक है। आगे देखें क्या कहता है, इसमें लिखा है मशीन के ऊपर उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह बने होते हैं। ठीक है। निर्दलीय उम्मीदवारों को भी चुनाव अधिकारी चुनाव चिन्ह देते हैं। मतदाता को जिस उम्मीदवार को वोट देना होता है उसके चुनाव चिन्ह के आगे बटन को एक बार दबा जो है भर देना होता है। तो जिसको भी उसे वोट देना होता है तो अंगूठे से उस कैंडिडेट के आगे एक बटन होता है उसको दबा दिया जाता है और उसका वोट हो जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखें। आगे कहता है मतदान हो जाने के बाद सभी वोटिंग मशीनों को सील बनकर एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है। फिर एक तय तारीख पर चुनाव क्षेत्र की सभी मशीनों को एक साथ खोला जाता है और मतों की गिनती होती है। वहां काम निष्पक्ष ढंग से हो सके, किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को विजयी घोषित किया जाता है। ठीक है। आम चुनाव में अमूमन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना एक ही तारीख पर होती है। टीवी चैनल, रेडियो, अखबारों के लिए बहुत बड़ा अवसर होता है और इसकी खबर पूरे विस्तार से देते हुए जो है घंटों की गिनती में एक ही सारे परिणाम मालूम हो जाते हैं। तो जो उम्मीदवार जीतता है उसको टीवी चैनल और रेडियो के माध्यम से जो है लोगों तक उसका पता बता दिया जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे जो है आगे दिया गया है अगला सब हेडिंग है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है। तो भारत में देखिए चुनाव लोकतांत्रिक क्यों है। ठीक है। तो चुनाव लोकतांत्रिक इसलिए है ताकि हम अपनी पसंद के कैंडिडेट को अपने वोट से चुनते हैं। ठीक है। जो हमें पसंद है हम उसको चुनते हैं। ठीक है। लेकिन कुछ जो है फिर भी कुछ इस तरह की गड़बड़ियाँ जो हैं जैसे होती है। तो क्या है, यहाँ पर जैसे मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की तो कुछ गड़बड़ियाँ होती है जिन पर चुनाव आयोग को जो है बहुत ध्यान देना होता है। ठीक है। वो क्या है, मतदाता सूची में फर्जी नाम डालने और असली नामों को गायब करने की। एक तो ये सबसे बड़ी गड़बड़ हो सकती है जिन्हें जो है चुनाव आयोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ये कुछ धांधलियाँ होती हैं, कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं जो चुनाव के दौरान अक्सर हो सकती हैं। आगे शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों के दुरुपयोग। जो शासक दल होता है वो सरकारी सुविधाओं का, सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। ठीक है। अमीर उम्मीदवारों और बड़ी पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना। तो जो अमीर उम्मीदवार होते हैं और जो बड़ी पार्टियां होती है बड़े पैमाने पर जो है धन खर्च कर सकते हैं। जो 25 लाख रुपए वो आपकी लोकसभा की है। ठीक है। और जो 10 लाख है वो आपकी विधानसभा की है। तो जो अमीर उम्मीदवार हो गए वो इस तय राशि से ज़्यादा राशि जो है वो खर्च कर सकते हैं। तो इसलिए चुनाव आयोग इन चीज़ों पर भी नज़र रखता है। ठीक है। आगे कहते हैं मतदान के दिन चुनावी धांधली और मतदाताओं को डराना और फर्जी मतदान डालना, इस तरह की भी जो घटनाएं हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये जितनी भी घटनाएं हैं ये सब हो सकती हैं और इस पर चुनाव आयोग को बहुत ध्यान देना पड़ता है। ठीक है। तो अब हम आगे बात करते हैं स्वतंत्र चुनाव आयोग। प्यारे बच्चों, चुनाव आयोग जो है ये एक स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र संस्था होती है। हमारे देश का जो संविधान है, संविधान के भाग 15 में चुनाव आयोग के बारे में
बताया गया है। ठीक है, चुनाव आयोग जो है एक स्वतंत्र संस्था है जो भारत में चुनाव कराती है, और हमारा संविधान का जो भाग 15 है वो चुनाव आयोग के बारे में बताता है, जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद जो है 324 से लेकर 329 तक, 324 से 329 तक चुनाव आयोग के बारे में, उसके काम के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो चुनाव आयोग जो है जिसमें 3 मेंबर होते हैं, इसमें 3 सदस्य होते हैं, 3 सदस्य वाला चुनाव आयोग है, जिसमें सबसे जो पहले होंगे, जिसमें सबसे जो प्रथम होंगे वो होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं प्यारे बच्चों। और ये मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वर्तमान में आज के समय में साल 2023 में अभी तक जो है वो है राजीव कुमार, ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, तो चुनाव आयुक्त जो होते हैं इनका एक टाइम पीरियड होता है। ठीक है, जो चुनाव आयोग में जो चुनाव आयुक्त होते हैं, 3 सदस्य जो चुनाव आयुक्त होते हैं, इनका एक टाइम पीरियड होता है। इन चुनाव आयुक्तों का टाइम पीरियड होता है 6 वर्ष कार्यकाल का और 65 साल उम्र। ठीक है, या तो इनको कार्य करते समय 6 वर्ष हो गए हों या इनकी उम्र 65 साल हो गई हो। अगर इन दोनों में से भी कोई एक हो जाएगा तो चुनाव आयुक्त जो भी होंगे उनको रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे देश में 3 चुनाव आयुक्त हैं। ठीक है, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो राजीव कुमार है जो सबसे ऊपर हैं। ठीक है, बाकी अगर हम इनकी रिटायरमेंट की बात करते हैं तो कार्यकाल 6 साल का होना चाहिए और उम्र 65 साल इनकी होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से कोई भी पहले आ जाएगा तो चुनाव आयुक्त को जो है वो रिटायर होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे देश में चुनाव आयोग जो है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की इसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। ठीक है, तो देखिए चुनाव आयोग के कुछ अधिकार प्राप्त हैं। भारत में चुनाव आयोग को अधिकार हैं, जैसे मैं इसकी बात करता हूँ। क्या निर्वाचन आयोग चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर चुनाव के नतीजे की घोषणा तक पूरी चुनाव प्रक्रिया के संचालन में हर पहलू पर निर्णय लेता है। तो निर्वाचन आयोग जो है ये चुनाव की अधिसूचना जारी करने से लेकर इसके नतीजों तक जितनी भी प्रक्रिया होगी उस पर जो है वो निर्णय लेगा। नेक्स्ट, यह आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है और इसका उल्लंघन करने वाले उम्मीदवार और पार्टी को सजा देता है। तो चुनाव आयोग जो है ये आचार संहिता लागू कर देता है और जो भी इसका उल्लंघन करेगी, चाहे वो कोई पार्टी हो या उम्मीदवार हो, उसको सजा मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट, चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग को दिशा निर्देश मानने का आदेश देता है। मतलब चुनाव आयोग जो है वो सरकार को ये बोलता है कि आपको दिशा निर्देश मानने पड़ेंगे और गवर्नमेंट इसके अकॉर्डिंग काम करती है, जिसमें सरकार द्वारा चुनाव जीतने के लिए चुनाव में सरकारी मशीनों का दुरुपयोग रोकना और सरकारी जो अधिकारी हैं उनका तबादला करना शामिल है। तो मतलब ये बोल सकता है कि भैया चुनाव आयोग गवर्नमेंट को दिशा निर्देश दे सकता है कि आप किसी भी तरह के चुनाव के दौरान किसी भी तरह के सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, आगे नेक्स्ट, चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकारी सरकार के नियंत्रण में न होकर निर्वाचन आयोग के दिन काम करते हैं। तो जो भी इलेक्शन में जिन भी अधिकारी की ड्यूटी लगती है, जो भी गवर्नमेंट अधिकारी होते हैं वो सरकार के नियंत्रण में काम नहीं करते, वो चुनाव आयोग के नियंत्रण में काम करते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा बेटा। तो इस तरीके से चुनाव आयोग के कुछ जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से चुनाव आयोग जो है वो काम करता है। ठीक है, आगे है चुनाव में लोगों की भागीदारी। तो चुनाव में लोगों की भागीदारी, ठीक है, इसमें हम देख सकते हैं कि हमारे देश में जो भी चुनाव होते हैं उन चुनावों का जो परसेंटेज है मेरे बच्चों वो 60 से 70% के बीच में रहता है। तो लोगों की भागीदारी जो है चुनाव में पूर्ण रूप से नहीं होती है। ठीक है, तो 60 से 70% लोगों के बीच में जो है भागीदारी होती है, लोग अवेयर नहीं होते हैं। ठीक है, और मोस्टली जो चुनाव में जो भाग लेने वाले हैं वो गरीब लोग होते हैं। ठीक है, गरीब लोग होते हैं, परंतु जो अमीर लोग हैं, जो जिनके पास संपत्ति है, वो चुनाव में भागीदारी नहीं लेते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनको सरकार चुनने से क्या फ़ायदा है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, उनको बीपीएल कार्ड नहीं बनाना है, उन्हें कम दर पर राशन जो है नहीं लेना है, तो इस वजह से वो चुनाव में भागीदारी नहीं लेते। तो बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर जो है हमारे देश में लोग चुनाव के दौरान वोट देने नहीं जाते हैं, जिससे हमारे देश में जो रेशो है वो 60 से 70% अप्रोक्सीमेट, यानी 64 या 66% के बीच में ही हमारा जो है चुनाव का परसेंटेज ओवरऑल घूमता है। ठीक है, तो ये गलत है, सभी लोगों को चुनाव में भागीदारी लेनी चाहिए और अपना वोट करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। इसमें नेक्स्ट दिखाया गया है
चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। तो जब इलेक्शन हो जाते हैं, वोट डाल दी जाती है और रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद चुनाव का जो भी नतीजा आता है वो हर पार्टी को जो है वो स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, चुनाव का नतीजा स्वीकार करना पड़ता है। अगर कोई पार्टी जीत जाती है या कोई पार्टी हार जाती है तो उनको चुनाव का जो नतीजा है वो स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से चुनाव का नतीजा उनको स्वीकार करना पड़ता है। ठीक है, ये देखिए भारत में चुनावी नतीजे खुद ही कुछ तक कह देते हैं। क्या? जैसे यहाँ देखिए, भारत में शासक दल राष्ट्रीय और प्रांतीय स्तर पर अक्सर चुनाव हारते रहते हैं, बल्कि पिछले 15 वर्षों में भारत में जितने चुनाव हुए हैं उनमें से प्रत्येक 3 में से 2 शासक पार्टियां हारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि भाई जो भी रिजल्ट आए चुनाव का, चाहे वो हार का हो या जीत का हो, प्रत्येक पार्टी को वो स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है प्यारे बच्चों, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये स्टार चुनाव जो है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौती। क्या क्या चुनौतियाँ हैं इसमें? कुछ चुनौतियाँ हैं, तो ये अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहली चुनौती क्या है? ज़्यादा रुपए पैसे वाले उम्मीदवार और पार्टी गलत तरीके से चुनाव जीत ही जाएंगी, यह कहना मुश्किल है, पर उनकी स्थिति दूसरों से ज़्यादा मजबूत होती है। ठीक है, तो कोई उम्मीदवार अगर जो पैसा या रुपया लगा रहा है अपनी पार्टी को जितवाने में, अपने आप को जितवाने में, तो गलत है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोलता है, देश में कुछ इलाकों में आपराधिक पृष्ठभूमि और संबंध वाले उम्मीदवारों को चुनाव मैदान से बाहर करने और बड़ी पार्टियों के टिकट पाने में सफल होने लगे हैं। मतलब कुछ उम्मीदवार ऐसे होते हैं जो जिनकी आपराधिक पृष्ठभूमि होती है, जो काफ़ी पैसे वाले होते हैं, और ऐसे उम्मीदवार जो है वो किसी पार्टी से जुड़कर उसका टिकट ले लेते हैं। तो ये भी एक सबसे बड़ी चुनौती होती है चुनाव आयोग के सामने या स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सामने। इसके बाद अलग अलग पार्टियों में कुछ एक परिवारों का जोर है, उनके रिश्तेदार आसानी से टिकट पा जाते हैं। तो कुछ पार्टियां हैं जिन आज भी हमारे देश में कह सकते हैं कि कुछ पार्टियों में रिश्तेदार, उनके परिवार वाले जो हैं वो ज़्यादा जो है उनको ज़्यादा जो है प्रायोरिटी दी जाती है और वो आसानी से टिकट पा जाते हैं। नेक्स्ट है, अक्सर आम आदमी के लिए चुनाव में कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, क्योंकि दोनों प्रमुख पार्टियों की नीति और व्यवहार कमोबेश एक से होते हैं। तो कई बार जो वोट देने जा रहा है आम आदमी, उसके पास जो है विकल्प जो है ऐसे होते हैं कि उसको समझ नहीं आता कि वो किसको वोट दे, क्योंकि दोनों ही विकल्प जो हैं वो एक जैसे ही होते हैं। तो इसीलिए कोई विकल्प अगर ठीक से नहीं होता है तो लोगों को सबसे बड़ी समस्या आती है वोट करने में। ठीक है, आगे कहता है नेक्स्ट, बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दल और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई तरह से परेशानी उठानी पड़ती है। तो बिल्कुल सही बात है, जो बड़ी पार्टियां होती हैं और उनका एक नाम होता है, एक फेम होता है, परंतु जो छोटे और दल होते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार होते हैं, उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं प्यारे बच्चों जो हमारे चुनाव में अक्सर जो है सामने आती है, और हम अपने चुनाव में इन चुनौतियों को से जो है वो हमें पार पाना है, और लगातार चुनाव आयोग जो है इन चुनौतियों पर काम कर भी रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए कुछ इम्पोर्टेंट जो है ये शब्द संकलन दिए गए, इन पर डिस्कस कर लेते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है आपको, चुनावी धांधली। ठीक है, चुनाव में अपने वोट बढ़ाने के लिए उम्मीदवार और पार्टी द्वारा की जाने वाली गड़बड़ या फरेब, इसमें कुछ ही लोगों द्वारा काफ़ी सारे लोगों को वोट देना, एक ही व्यक्ति द्वारा अलग अलग लोगों के नाम पर वोट डालना और मतदान अधिकारियों को डरा धमका कर रिश्वत देकर उम्मीदवार के पक्ष में काम कराना जैसे शामिल हैं। तो ये सब क्या है? ये सब चुनावी धांधली होती है, जिसमें जैसे एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार के अगेंस्ट में कई सारे लोगों से वोट डलवाता है, फर्जी वोट डलवाता है, या किसी चुनाव अधिकारी को डरा धमका कर अपने फेवर में जो है उसको ले लेता है। इसके बाद निर्वाचन क्षेत्र, खास भौगोलिक क्षेत्र के मतदाता जो प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। आचार संहिता, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आचार संहिता। इसमें क्या बोला गया है? चुनाव के समय पार्टी और उम्मीदवारों द्वारा माने जाने वाले कायदे, कानून और दिशा निर्देश आचार संहिता कहलाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा बेटा। चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ये आप नोट्स बनाकर अपने पास रख सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम के समय आपको इन नोट्स के माध्यम से जो है आप चैप्टर को पढ़ सकें। ठीक है, और कई सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसी लगी बेटा? उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो अपने कमेंट ज़रूर कीजिए। जो बच्चे चैनल से नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
वीडियो को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए। ठीक है, मिलेंगे फिर हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।